जय हिंद डॉक्टर्स। कहां तक पढ़ाया था? कोई होमवर्क नहीं दिया था मैंने आपको क्लास में। ठीक है। क्या हो गया था? केस 2 हो गया था, है ना? अब अपन पढ़ेंगे कॉलिगेटिव नहीं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हेडिंग डालेंगे आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस। अच्छा इधर देखो अब। हाँ, अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो ये आइडियल गैस नहीं लिखा हुआ है, आइडियल सॉल्यूशन लिखा हुआ है। और याद करो आइडियल गैस अपन ने कहीं पढ़ा था, बिहेवियर ऑफ गैसेस में पढ़ा था अपन ने 11th क्लास में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आइडियल गैस क्या पॉसिबल है? नहीं। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? तो फिर वहां पर क्या करा था आपने उसके साथ? सिर्फ बातें करी थी अपन ने, प्रैक्टिकली पॉसिबल होती नहीं है ना? अपन रियल लाइफ में नहीं देख सकते। अब अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो फिर वहां पर आपने करी क्या थी? सिर्फ बातें करी थी। आइडियल का मतलब ही क्या होता है? नॉट पॉसिबल। तो एक बात मुझे बताओ, यहां पर मैंने लिखा आइडियल सॉल्यूशंस, तो क्या ये पॉसिबल होंगे? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं होंगे। तो यहां पर अपन करेंगे क्या? सिर्फ बातें करेंगे। अब आइडियल का मतलब ही क्या होता है? नॉट पॉसिबल। याद करो जब आपका फेज शुरू होगा 3 या 4 फरवरी को, तो आपने 1 तारीख को जरूर सोचा होगा कि जो मैंने नर्चर में गलतियां करी थी वो मैं वापस नहीं दोहराऊंगा और जोरों शोरों से मैं पढ़ाई करूंगा। बहुतों ने तो अपना टाइम टेबल बना दिया होगा कि 1 साल तक मैं ये टाइम टेबल पूरा फॉलो करूंगा। सुबह सुबह 4 बजे उठूंगा और 4:30 से पढ़ने लग जाऊंगा। 4 बजे उठूंगा, 4:30 से पढ़ने लग जाऊंगा और कब तक पढ़ता रहूंगा? सुबह 8 बजे तक पढ़ता रहूंगा, क्योंकि 8 बजे नाश्ता मिलता है, नाश्ता भी करने जाना है। भूखे पेट मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, पापी पेट का सवाल है। नीचे जाऊंगा 8 बजे, सीधा वापस से कमरे में आ जाऊंगा 8:30 बजे तक, फिर वापस से पढ़ने बैठ जाऊंगा मैं। और कब तक पढ़ूंगा मैं? 10:30 तक पढ़ूंगा। 10:30 बजे अगर नहाना होगा तो नहा लूंगा मैं, वरना 4 बजे ही नहा लूंगा मैं। 4 से 4:30 में नहा धो के सब फ्री हो जाऊंगा मैं। और फिर अगर 10:30 बजे नहीं नहाए हो तो 10:30 नहाऊंगा, 11 बजे तक नहा धो के फुल चकाचक होके वापस से पढ़ने बैठ जाऊंगा। कितने बजे तक पढ़ूंगा? 1 बजे तक पढ़ूंगा। 1 से 1:30 मैं खाना खाने जाऊंगा, वापस खाना मिलता है मेरे को तो लंच करने जाऊंगा। भूखे पेट मेरे से पढ़ाई होती नहीं है, है ना? मैं जाऊंगा खाना खाने, 1:30 बजे तक खाना खाऊंगा, 1:45 बजे क्लास शुरू होती है, 1:45 बजे क्लास अटेंड करूंगा और 1:45 से लेकर सीधा 8 बजे तक पढ़ाई करूंगा। अगर डीपी सर की क्लास हुई तो 8:30 भी हो सकती है, वरना 8 बजे तक क्लास चलेगी। अगर डीपी सर की क्लास हो गई तो 8:30 9:45 भी बज जाएंगे, है ना? 9:45 बजे मैं फ्री होऊंगा, 9 बजे हॉस्टल पहुंचूंगा, 9 से 9:30 खाना खाऊंगा, ठीक है? और 9:45 तक मैं अपने रूम पहुंचूंगा। 15 मिनट कहाँ रह गए? अरे यार सुबह से खा रहा हूँ, भारी भी तो हो गया मैं, पहुंचने में टाइम लगेगा, है ना? तो 15 मिनट पहुंचने में लगेंगे, आराम से जाऊंगा डोलते डोलते, है ना? कितने बज गए? 9:45 हो गए। और 10 बजे तक थोड़ा बहुत इधर उधर हिलूंगा डुलूंगा, ताकि जो खाना हो वो पचे मेरा, है ना? 10 बज गए। 10 से लेकर 12 बजे तक वापस पढ़ूंगा मैं, और 12 से 12:30 ये सोचूंगा मैंने आज पूरे दिन करा क्या, वापस से सोऊंगा और 4 बजे उठ जाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो टाइम टेबल होते हैं ये आइडियल टाइम टेबल होते हैं, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है ना? वैसे ही आइडियल सॉल्यूशंस नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे यहाँ पर? अपन इनकी बातें करेंगे बस, ठीक है? टाइम टेबल में भी क्या होती है? बातें ही होती है, पर फॉलो थोड़ी ना होता है। वैसे यहाँ पर भी क्या होगी? सिर्फ बातें होगी। अगर आइडियल सोल्यूशन की बात करूं तो आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं
जो रॉल्स लॉ फॉलो करे हर कंसंट्रेशन और हर टेम्परेचर पर, उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? वो सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ फॉलो करे हर कंसंट्रेशन और हर टेम्परेचर पर, उसे बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। लिखो, solutions which follows solutions which follows Raoult's law exactly, solutions which follows Raoult's law exactly at all range of concentration and temperature, at all range of concentration and temperature, at all range of concentration and temperature are known as ideal solutions, are known as ideal solutions। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? जो रॉल्स लॉ फॉलो करे हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर, उन्हें बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब रॉल्स लॉ किन सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। अब आइडियल सॉल्यूशन होता कैसा है? अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन होता कैसा है? वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। अच्छा मुझे बताओ, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किससे करता हूं, ए से या बी से? मतलब मैं कह सकता हूं वो सॉल्यूशन जिसमें बीबी इंटरेक्शन किसके बराबर हो? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बराबर हो। सॉल्वेंट मतलब ए इंटरेक्शन के बराबर हो। आइडियल सॉल्यूशन होता कैसा है? जिसमें बीबी इंटरेक्शन किसके बराबर हो? ए इंटरेक्शन के बराबर हो, और ये दोनों इंटरेक्शन किसके बराबर हो? बनने वाले सॉल्यूशन के इंटरेक्शन के बराबर हो, मतलब ए बी इंटरेक्शन के बराबर हो। इन सॉल्यूशंस को बोलते हैं अपन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, जब भी अपन सॉल्यूशन बनाएंगे तो अपन को यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन बनना है? बाइनरी सॉल्यूशन बनना है, मतलब दो कंपोनेंट को मिलाना पड़ेगा, एक है ए दूसरा है बी। जब सॉल्यूशन बनेगा तो कौन से इंटरेक्शन दिखाई देंगे? ए बी इंटरेक्शन नजर आएंगे। तो जिस सॉल्यूशन में ए इंटरेक्शन किसके बराबर हो? बीबी इंटरेक्शन के बराबर हो, और ये इंटरेक्शन बनने वाले सॉल्यूशन के इंटरेक्शन के अगर बराबर होंगे तो उन सॉल्यूशन को मैं बोलूंगा आइडियल सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन क्या फॉलो करते हैं? रॉल्ट्स लॉ। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या हो जाएगी? बीबी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। अब यहां पर इनके अपन को कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। क्या देखने हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स देखने अपन को। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से पहले यहां पर कुछ चीजें अपन को समझनी पड़ेगी। दो छोटे छोटे पॉइंट अपन को समझने पड़ेंगे। एक बार ये दो छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ गए तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की जो थ्योरी है वो बहुत आसान हो जाएगी। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर दूसरे तीसरे साल में इस चैप्टर से नहीं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की थ्योरी से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसानी से समझ में भी नहीं आता है। मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं, मैं हर एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, ना ही एनसीईआरटी में मिलेगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, नहीं कोई और दूसरी किताब जो आप पढ़ते हैं, जो भी आप किताब देखते हैं, जो भी थ्योरेटिकल किताब आप रेफर करते हैं, उसमें भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। फिर भी अपन यहाँ पर कोशिश करेंगे इसको समझने की। ठीक है, इसको मैं पूरा समझाऊंगा, आपको समझने की कोशिश करना, याद कराने की तो मेरी गारंटी है। याद तो मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, याद कैसे करेंगे बस एक बार समझ लेना। ठीक है, अब दो छोटे छोटे पॉइंट्स की बात करूंगा। दो छोटे छोटे पॉइंट्स आप ही को समझाना है मुझे, है ना? आप ही बताना, थोड़ा दिमाग लगा लगा के बताना। मुझे पता है जब भी सोल्यूशन बनाएंगे तो सोल्यूशन किसके कारण बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कारण। सॉल्यूट सॉरी सॉल्वेंट, सॉल्यूट, और जब दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? सोल्यूशन बनेगा। और एबी के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? दो। ये बात समझ में आती है? दो कैसे मिलेंगे, है ना? अच्छा, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले मुझे यहां पर वॉल्यूम की बारे में बात करनी है। मान लो ए इंटरेक्शन किसके बराबर है? बीबी इंटरेक्शन के, और बनने वाले सोल्यूशन के इंटरेक्शन जो हैं दैट इज ए बी इंटरेक्शन, वो भी इन्हीं के बराबर है।
ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सभी के इंटरेक्शन क्या है, सेम। सभी के इंटरेक्शन क्या है, सेम, मतलब सिंगल टाइप के इंटरेक्शन है यहाँ पर। तो अगर मैं कह रहा हूं ए मॉलिक्यूल है ऐसा, ए मॉलिक्यूल है ऐसा, ठीक है, तो बी होगा ऐसा। समझ रहे हो ना कैसा, ए बी। अब जब दोनों को मिलाऊंगा तो सोल्यूशन कैसा बनेगा, ए बी। सोल्यूशन में कौन से इंटरेक्शन नजर आएंगे, ए बी। तो ए बी इंटरेक्शन भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इंटरेक्शन क्या है, सेम है ना। तो अगर मैं बात करूं ए मॉलिक्यूल की, तो ए मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हो गया, इतना। बी मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम हो गया इतना, और ए बी मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम हो गया इतना। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं बात करूं इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम की, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। अगर ये v तो ये भी v, तो कितना हो गया 2v, तो ये भी कितना होगा 2v। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम अगर मैं बात करूं तो 2v। इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया 2v, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 2v, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया जीरो। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। अब मैंने मान लिया कि इनिशियल इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा है, और बनने वाले सोल्यूशन के इंटरेक्शन जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। अब जवाब देना दिमाग लगा के, अगर इनिशियल इंटरेक्शन है ज्यादा, ए बी, ठीक है, इंटरेक्शन ज्यादा है, ठीक है। अब जब सोल्यूशन बना तो ये बना ए बी, इंटरेक्शन वीक हो गए। ये बात समझ में आ रही है, देखो वहीं पे लिखा हुआ है वीक है। तो अब आप मुझे बताओ फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम निकालूंगा तो चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं बनने वाले सोल्यूशन के इंटरेक्शन ज्यादा है, बनने वाले सोल्यूशन के इंटरेक्शन क्या है ज्यादा, मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन क्या है वीक, ए बी ए बी। अब आप मुझे बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या है, कम या ज्यादा, इनिशियल वॉल्यूम कम, माइनस ज्यादा करूंगा नेगेटिव या पॉजिटिव, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा नेगेटिव। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ये पॉइंट था वॉल्यूम वाला। दूसरा पॉइंट मुझे यहां पर आपको बताना है एनर्जी वाला, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगा के जवाब देना, अगर मुझे इन इंटरेक्शन को ब्रेक करना है, इंटरेक्शन को क्या करना है, ब्रेक करना है, तो याद करो जब भी अपन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं या इंटरेक्शन को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो मैंने यहां पर कुछ एनर्जी दी, यहां पर भी कुछ एनर्जी दी। अब इंटरेक्शन यहां पर क्या है, सेम है, और बनने वाले सोल्यूशन के में इंटरेक्शन क्या है, इन्हीं के बराबर है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर इंटरेक्शन सेम है तो इनके इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी देनी पड़ेगी सेम। ये बात समझ में आ रही है। तो मान लो दी है 10 यूनिट, यहां पर भी दी है 10 यूनिट, ठीक है। ये अलग अलग हो गए। अब जब इंटरेक्शन बनता है, ऐसे सोचो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो एनर्जी देनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है। अगर इंटरेक्शन फॉर्म होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये बात समझ में आती है। अब अगर आपको बोल दिया जाए ये जो इंटरेक्शन आपने ब्रेक करा वैसा ही इंटरेक्शन फॉर्म हो रहा है, तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो कितनी होगी, एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी होगी 10, तो 2 के लिए होगी। ये बात समझ में आ रही है। एक एबी से कितनी एनर्जी रिलीज होगी 10, तो 2 से, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितनी दी उतनी निकल गई, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 0। ये बात समझ में आ रही है। अब आपको बोल दिया गया है इनिशियल इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रांग है। अगर इनिशियल इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो आप मुझे बताओ स्ट्रांग इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी देनी पड़ेगी, ज्यादा या कम, इंटरेक्शन है ज्यादा, तो इन ज्यादा इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी देनी पड़ेगी ज्यादा। मान लो दे दी 20, ठीक है। अब जब सोल्यूशन बना तो मुझे पता है एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ये डेफिनेट है। पर सोल्यूशन जो बना उसमें जो इंटरेक्शन है वो वीक है,
उसमें जो इंटरेक्शन है वो वीक है। तो आप मुझे बताओ ये स्टेबल या अनस्टेबल? ये अनस्टेबल होगा इसके रिस्पेक्ट में। अगर ये अनस्टेबल, तो आप मुझे बताओ अनस्टेबल सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होती है कम? अनस्टेबल सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? अगर अनस्टेबल सिस्टम की एनर्जी है ज्यादा तो रिलीज करी होगी। ये बात समझ में आती है? अगर किसी सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है तो उसने रिलीज क्या करी होगी? कम करी होगी। मतलब कह सकता हूं यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी। मान लो 10, दी कितनी? 40, निकली कितनी? 20। एक के लिए 10 तो दो के लिए। ये बात समझ में आ रही है? दी है 40, निकली है 20, दी है ज्यादा, रिलीज हुई कम। एंडो या एक्सो? एंडो या एक्सो? एंडो। डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? डेल्टा एच अपन कैसे देखेंगे? एंडो एक्सो से देखेंगे। ऐसे नहीं चेंज कैलकुलेट कर लो, चेंज हो जाएगा। नहीं तो 20 माइनस 40 माइनस आ गया। नहीं, एंडो एक्सो कैसे देखते हैं अपन? ज्यादा दी, रिलीज कम हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है? अब मान लो जो सोल्यूशन बना उसके इंटरेक्शन ज्यादा, जो सोल्यूशन बना उसके इंटरेक्शन क्या है? ज्यादा। मतलब इंडिविजुअल स्पीशीज के इंटरेक्शन क्या है? कम। अगर इंडिविजुअल स्पीशीज के इंटरेक्शन है कम, तो कम इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी देनी पड़ेगी 10 10। अब जो सोल्यूशन बन रहा है इसके इंटरेक्शन ज्यादा है। अगर इसके इंटरेक्शन ज्यादा तो ये स्टेबल या अनस्टेबल? अगर ये स्टेबल, तो स्टेबल सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? स्टेबल सिस्टम की एनर्जी है कम। मतलब रिलीज करी होगी, रिलीज हुई है ज्यादा, दी थी कम। कम दी, रिलीज हुई ज्यादा, एक्सो। डेल्टा एच नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है? बस यही समझाना था। अब इधर देखते जाना। पहला कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, आइडियल सॉल्यूशंस की अगर अपन बात करें तो आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ फॉलो करें। जो क्या करें? रॉल्स लॉ फॉलो करें। कोई भी लॉ अगर फॉलो हो रहा है, कोई भी थ्योरम अपन अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला अपन किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? क्यों अप्लाई कर रहे हैं अपन वहां पर? क्या? उस फॉर्मूले फॉलो का मतलब क्या होता है? सिनोनिम थोड़ा पूछा है। कोई लॉ अपन लगा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ इन क्वेश्चन में लगता है। कोई फॉर्मूला, कोई लॉ, कोई थ्योरम अपन तभी अप्लाई कर पाते हैं किसी जगह जब अपन ये कह सकें कि जो ऑब्जर्व्ड डेटा है और जो कैलकुलेटेड डेटा है वो बराबर आ रहा है। जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है और जो कॉपी पेन की मदद से डेटा निकाल रहा हूं, अगर वो बराबर आएगा तभी तो अपन कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अगर फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक करें, कोई भी अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, डाल्टन लॉ लगाते हैं, बोर मॉडल लगाते हैं, फलाना मॉडल लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, रॉल्स लॉ लगाते हैं, अपन कब लगा पा रहे हैं? क्यों लगा पा रहे हैं? उनका लॉ क्यों वैलिड हुआ? क्योंकि जो कैलकुलेट करके डेटा आ रहा था और जो एक्सपेरिमेंट की मदद से डेटा आ रहा था वो बराबर था, इसलिए तो लगाते हैं अपन। तो अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि इन सॉल्यूशन के लिए रॉल्स लॉ एप्लीकेबल है, रॉल्स लॉ ओबे होता है, मतलब कह सकता हूं जो ऑब्जर्व डेटा है वो किसके बराबर हो जाएगा? कैलकुलेटेड डेटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मैं कैलकुलेट किसकी मदद से करता हूं? रॉल्स लॉ की मदद से करता हूं। तो जो रॉल्स लॉ से जो डेटा अपन को ऑब्टेन हो रहा है वो कैलकुलेटेड डेटा है, वो थ्योरेटिकल डेटा है। और एक्सपेरिमेंट से जो डेटा आएगा वो कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल डेटा या ऑब्जर्व डेटा, है ना? तो मैं यहां पर कह सकता हूं अगर यहां रॉल्स लॉ एप्लीकेबल है, इसका मतलब यह है ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड, या थ्योरेटिकल भी बोल सकते हो, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बाय रॉल्स लॉ। ये बात समझ में आ रही है?
अब दिमाग लगा लगा के जवाब देना। डेल्टा एच मिक्सचर या डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग ए एंड बी, मुझे एक बात बताओ, आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, क्या होगा? इक्वल टू जीरो होगा। जितनी दी थी उतनी ही रिलीज हो गई, डेल्टा एच क्या हो जाएगा? जीरो। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताओ, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग जीरो हो जाएगा। इनिशियल इंटरेक्शन ए बी बी, बनने वाले सोल्यूशन के भी इंटरेक्शन सेम ही है ए बी, तो मैं कह सकता हूं चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेल्टा जी की अगर अपन बात करें, डेल्टा जी किसके बारे में बताता है? स्पॉन्टेनिटी के बारे में, है ना? तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करें तो मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा और हिलाना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? सोल्यूशन बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब एक बात मुझे बताओ, सोल्यूशन को बनाने के लिए क्या मैंने बाहर से जनरेटर लगाया? क्या यहां पर मैंने पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करा? क्या मैंने बाहर से एनर्जी सोर्स लगाया? क्या करा? मिलाया, हिलाया और बनाया। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? तो मुझे बताओ, ये जो सोल्यूशन बना ये स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? डेल्टा जी आ जाएगा लेस देन जीरो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें डेल्टा एस की, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी किसके बारे में बताता है? डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस। अगर मैं बात करूं सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की, तो यहां पर प्योर सॉल्यूट मौजूद है, यहां पर प्योर सॉल्वेंट मौजूद है। अब अगर मैं मिलाऊंगा तो मैं कह सकता हूं रैंडमनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मिलाने के बाद सॉल्यूट भी मौजूद होगा और सॉल्वेंट भी मौजूद होगा। रैंडमनेस बढ़ जाएगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी। प्योर के केस में तो सिर्फ सॉल्यूट सॉल्यूट ही दिखाई देगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट ही नजर आएगा, पर जब मिलाऊंगा तो सॉल्यूट भी नजर आएगा, सॉल्वेंट भी नजर आएगा, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। और मजेदार बात बताऊं, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक भले ही आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, हर जगह एप्लीकेबल होगा। दिमाग लगा के सोच लो, सोल्यूशन बनाने के लिए क्या जनरेटर लगाते हो? बाहर से एनर्जी सोर्स लगाते हो, बन जाता है अपने आप स्पॉन्टेनियस। और जब भी दो चीजों को मिलाओगे, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? फटाफट कॉपी करो, नोट डाल के लिखेंगे पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक का क्या है? डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। लिख लिया? बोलूं? नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे, नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे अपन। सोचो तो सही, क्या लिखवाना था?
ये लिख लिया ना। मुझे एक बात बताओ, क्या आइडियल सॉल्यूशंस प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें लिखना प्रैक्टिकली देयर इज नो सॉल्यूशन which strictly behaves as an ideal solution. Practically, there is no solution which strictly behaves as an ideal solution. Practically, there is no solution which strictly behaves as an ideal solution. Full stop. However, solutions having, solutions having similar interaction in between, however, solutions having similar interactions in between solute, comma solvent and solvent and solvent solute will form an ideal solution. Will form an ideal solution. Full stop. Next line में लिखना for similar interaction molecular structure and polarity of both A and B, molecular structure and polarity of both A and B, molecular structure and polarity of both A and B must be similar. Must be similar. ठीक है, इस पॉइंट को समझना। मुझे एक बात बताओ, क्या आइडियल सॉल्यूशंस प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, प्रैक्टिकली आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, पर कुछ सॉल्यूशन को अपन आइडियल कंसिडर करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस को अपन आइडियल मानते हैं। अब इन सॉल्यूशंस को अपन ने क्या माना है? आइडियल माना है। ये आइडियल होते नहीं है, पर अपन ने क्या माना है? इनको आइडियल माना है। आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? ये तीनों इंटरेक्शन क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, है ना। और तीनों इंटरेक्शन किसी भी सॉल्यूशन में बराबर नजर नहीं आते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों बराबर नजर नहीं आते हैं? क्योंकि मुझे पता है अगर सब्सटेंस अलग अलग होगा तो उसमें इंटरेक्शन भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये बात समझ में आ रही है? पर कुछ सॉल्यूशन को अपन ने आइडियल क्या करा है? माना है। और ये माना कैसे? कि इन सॉल्यूशंस के लिए ये इंटरेक्शन सेम नहीं होते, पर सिमिलर जरूर होते हैं। सेम तो पॉसिबल ही नहीं है, पर हां लगभग बराबर होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इन सॉल्यूशंस के लिए ये इंटरेक्शन क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इसीलिए इन सॉल्यूशंस को अपन ने आइडियल माना है, आइडियल की तरह ट्रीट करा है। ये बात समझ में आ रही है? अब सिमिलर इंटरेक्शन कब मिलेंगे अपन को? सिमिलर इंटरेक्शन कब मिलेंगे? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी सिमिलर होगी, तो वहां पर अपन को सिमिलर इंटरेक्शन मिलेंगे। अब आप देखिए, जिनको अपन ने आइडियल माना, इनके लिए मैं कह सकता हूं ये इंटरेक्शन क्या है? सिमिलर है। और सिमिलर इंटरेक्शन कब मिलेंगे अपन को? आप देखो, जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी सिमिलर होगी। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, जो यहां पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है सिमिलर है, पोलैरिटी क्या है? सिमिलर है। इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये बात समझ में आ रही है? इन सभी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं, इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर। पोलैरिटी क्या है? सिमिलर। इसीलिए इन सॉल्यूशंस को अपन ने आइडियल ट्रीट करा। आइडियल क्यों ट्रीट करा? क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी सिमिलर होने के कारण इनके ये इंटरेक्शन क्या है? सिमिलर है। ये बात समझ में आ रही है?
क्लियर है बात सभी को? तो मैं कह सकता हूं प्रैक्टिकली आइडियल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। कुछ सोल्यूशन को अपन ने आइडियल माना है। इनको आइडियल इसलिए माना क्योंकि इनके लिए ये इंटरेक्शन क्या है, सिमिलर है। सिमिलर इंटरेक्शन कहां पर मिलेंगे? जहां पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी क्या होगी, सिमिलर होगी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अब एक बात मुझे बताओ, ये सारे क्या है, आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है? तो इनको क्या करो, फटाफट लिखो कॉपी में। बात बाद में बताना मुझे, पहले लिख लो इसको। नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे अपन। हम्म लिख लिया? पॉइंट लिखेंगे अपन, नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे। बोलूं? इसमें लिखना dilute solution can also be treated as ideal solution. Dilute solution can also be treated as ideal solution. Dilute solution can also be treated as ideal solution because in dilute solution because in dilute solution because in dilute solution amount of solute is less. Amount of solute is very less. Amount of solute is very less. Therefore, the effect of interaction in between, therefore, the effect of interaction in between, therefore, the effect of interaction in between AB molecules, therefore, the effect of interaction in between AB molecules is negligible. AB molecule is negligible. ठीक है? अब यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करना। आपके दिमाग में एक डाउट आएगा। डाउट क्या आएगा? सर एक बात बताओ, प्रीवियस लेक्चर में और उससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने हर क्वेश्चन में रॉल्स लॉ लगाया है ना? अपन ने हर क्वेश्चन में रॉल्स लॉ लगाया। रॉल्स लॉ कैसे लगा लिया अपन ने? रॉल्स लॉ कैसे लगा लिया? रॉल्स लॉ कहां पर एप्लीकेबल है? आइडियल सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। हाँ सर, कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आइडियल सोल्यूशन बन रहा है, पर कुछ में तो नहीं लिखा हुआ था। तो अपन कैसे लगा रहे हैं रॉल्स लॉ? अब सुनना ध्यान से, है ना? अब आपको समझ में आएगा कि रॉल्स लॉ अपन क्यों लगा रहे हैं। रॉल्स लॉ मेनली जो है कहां पर अप्लाई करते हैं अपन? आइडियल सोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला कि आइडियल सोल्यूशन की प्राइमरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है? कि वहां पर जो इंटरेक्शन होंगे वो सिंगल टाइप के होंगे। वो इंटरेक्शन क्या होंगे? सिंगल टाइप के होंगे। अब आप देखो यहां पर बी भी इंटरेक्शन ऐसा है, तो ए भी ऐसा होगा, तो ए बी भी ऐसा ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इंटरेक्शन जो है वो एक ही टाइप के हैं।
मतलब मैं कह सकता हूं सारे इंटरेक्शन क्या है, बराबर है। ये बात समझ में आ रही है। अब जहां पर सारे इंटरेक्शन बराबर हैं या एक ही टाइप के इंटरेक्शन है, वो क्या कहलाएंगे, आइडियल सोल्यूशन। अब यहां पर देखो मैंने क्या बनाया है, डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्यूट कम। सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता हूं ए से, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता हूं बी से। मुझे बताइए डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन को मैं आइडियल कब बोल सकता हूं, जब ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, बोल सकता हूं। या मैं ऐसे कह दूं ये तीनों इंटरेक्शन एक ही टाइप के होंगे, तब मैं क्या बोल सकता हूं, इस डाइल्यूट सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन बोल सकता हूं। अब एक बात मुझे बताओ इसको देखकर, क्या यहां पर बीबी इंटरेक्शन नजर आ रहा है, होमोजीनियस मिक्सचर तो नजर आ रहा है, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है ना। क्या बीबी इंटरेक्शन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये इंटरेक्शन तो है ही नहीं, तो ये तो खत्म। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा ए बी इंटरेक्शन नजर आ रहा है क्या, हाँ ए बी इंटरेक्शन नजर तो आ रहा है, पर ए के सामने ये इंटरेक्शन बहुत कम है, ताकि मैं इनको क्या कर सकूं, नेग्लेक्ट कर सकूं। अब आप मुझे बताओ पूरे सोल्यूशन में सिर्फ एक ही टाइप के इंटरेक्शन रह गए, दैट इज ए इंटरेक्शन। मतलब मैं कह सकता हूं जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उसको क्या मैं आइडियल की तरह ट्रीट कर सकता हूं, आइडियल सोल्यूशन मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। और अगर डाइल्यूट सोल्यूशन को मैं आइडियल सोल्यूशन मान सकता हूं, तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मैं रॉल्स लॉ लगा सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है। तो बहुत बार एग्जामिनर स्टेटमेंट में पूछ लेता है रॉल्स लॉ इज मेनली एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, दूसरा स्टेटमेंट बोल देता है रॉल्स लॉ इज मेनली एप्लीकेबल फॉर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। सही आंसर क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट लाइन में लिखना रॉल्स लॉ इज मेनली एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, Raoult's law is mainly applicable for dilute solutions. Raoult's law is mainly applicable for dilute solutions. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब बस जवाब देते रहना। एक सोल्यूशन अपन ने पढ़े आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन कौन से सोल्यूशंस होते हैं, जो रॉल्ट्स लॉ फॉलो करें, जो क्या फॉलो करें, रॉल्ट्स लॉ फॉलो करें। तो आप मुझे बताओ दूसरे सोल्यूशन होते हैं नॉन आइडियल, इनका मतलब क्या होगा, जो रॉल्ट्स लॉ फॉलो ना करें। मतलब मैं कह सकता हूं डू नॉट फॉलो रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर देखते जाओ अभी। आइडियल सोल्यूशन वो जो रॉल्ट्स लॉ फॉलो करे, नॉन आइडियल वो जो रॉल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करे। आइडियल सोल्यूशन दिखते कैसे हैं, जहां पर इंटरेक्शन क्या हो, बराबर हो, सेम हो। तो नॉन आइडियल कैसे दिखेंगे, जहां पर इंटरेक्शन बराबर ना हो। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर इंटरेक्शन बराबर नहीं है, तो एक हो सकता है ऐसे, तो दूसरा हो सकता है वैसे। समझ रहे हो ना कैसे, एक की मुंडी उधर तो दूसरे की होगी उधर। मतलब मैं कह सकता हूं नॉन आइडियल के केस में अपन को दो केस पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में अपन दो केस पढ़ेंगे। केस वन कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ केस टू क्या कहलाएगा, बहुत बढ़िया, दिमाग काम कर रहा है आपका, आप बता पा रहे हो। दूसरा हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। क्या बात है। अच्छा अब इधर देखो, सुनना ध्यान से। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, सबसे पहले बात कर रहे हैं केस वन की, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। अगर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ की बात करूं, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि ए इंटरेक्शन किसके बराबर होगा, बीबी इंटरेक्शन के बराबर होगा। ए इंटरेक्शन किसके बराबर होगा, बीबी इंटरेक्शन के बराबर होगा। और जो बनने वाले सोल्यूशन का इंटरेक्शन है वो इंडिविजुअल सोल्यूशन के इंटरेक्शन या इंडिविजुअल कंपोनेंट के इंटरेक्शन से कम होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ए इंटरेक्शन किसके बराबर है, बीबी इंटरेक्शन के बराबर है। और बनने वाले सोल्यूशन में जो इंटरेक्शन नजर आएंगे दैट इज ए बी इंटरेक्शन, ये क्या होंगे, वीकर होंगे एज कंपेयर टू ए एंड बीबी।
ये बात समझ में आ रही? ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे इनके क्या देखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। मुझे क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखना है मुझे, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मुझे एक बात बताओ, याद करो आप सब इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, है ना, और याद करो आपको इंग्लिश भी समझ में आती है। यहां क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से कौन सी वैल्यू निकलती है, ऑब्जर्व या कैलकुलेटेड? रॉल्स लॉ से कौन सी वैल्यू निकलती है, ऑब्जर्व या कैलकुलेटेड? रॉल्स लॉ कॉपी पेन की मदद से निकालते हो, तो कौन सी मिलेगी, कैलकुलेटेड। ठीक है, तो एक बात मुझे बता, ये लिखा हुआ है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो ज्यादा कौन सी वैल्यू होगी, ऑब्जर्व या कैलकुलेटेड? ऑब्जर्व ज्यादा या कैलकुलेटेड ज्यादा, ऑब्जर्व या कैलकुलेटेड? एक और बार पूछूंगा, ऑब्जर्व या कैलकुलेटेड? अब इधर सुनो, क्या कह रहा है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। मान लो रॉल्स लॉ से कोई वैल्यू निकली, रॉल्स लॉ से कोई वैल्यू निकली, अब रॉल्स लॉ से जो वैल्यू निकलती है इसे क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब लाइन क्या कह रही है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, ऊपर या नीचे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, मतलब ये वैल्यू है कैलकुलेटेड, तो ये होगी, मतलब ज्यादा कौन सी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज्यादा है। मतलब मैं कह सकता हूं ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है, दिमाग लगा लगा के जवाब देना। इनिशियल इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम की बात करूं तो ए है ऐसा, बी भी है ऐसा, और ए भी है ऐसा, तो चेंज इन वॉल्यूम फाइनल क्या है, ज्यादा, इनिशियल क्या है, कम, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेल्टा एच की अगर अपन बात करें, डेल्टा एच की, इनिशियल इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा। अब अगर इंटरेक्शन है ज्यादा, तो इन इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी देनी पड़ेगी ज्यादा, तो एनर्जी दी है ज्यादा। ठीक है, अच्छा, ये बनने वाले सोल्यूशन के इंटरेक्शन क्या है, वीक, तो स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल है, तो मतलब इनकी एनर्जी क्या होगी, अगर एनर्जी होगी ज्यादा तो रिलीज करी होगी, दी है ज्यादा, रिलीज हुई कम, एंडो या एक्सो, तो डेल्टा इज पॉजिटिव या नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है। और अगर मैं यहां पर बात करूं डेल्टा जी की, स्पॉन्टेनिटी की, तो ए लूंगा बी लूंगा, दोनों को मिलाऊंगा और हिलाऊंगा और बनाऊंगा सोल्यूशन। तो आप मुझे बताओ, सोल्यूशन बनाने के लिए क्या मैंने बाहर से एनर्जी सोर्स लगा रखा है, क्या जनरेटर लगा रखा है, अपने आप बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं सोल्यूशन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस मिलाने पर बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को? कॉपी करो, फटाफट करो, देखो सबसे पहले कौन लिखता है। हम्म, ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन है जिनको अपन आइडियल मान सकते हैं, पर अभी तक इन्हीं को ही माना है अपन ने। कुछ ही सॉल्यूशंस को अपन ने माना है। ऐसे अगर मुझे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी सेम दिखेगी तो मैं कह सकता हूँ इंटरेक्शन बराबर होंगे, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। पर अपने सिलेबस में जितना दे रखा है ना, सिर्फ उतने को ही अपन को मानना है। ऐसे आपको बहुत सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिख जाएंगे जहां पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम है, पोलैरिटी भी सेम है, तो उनको आप बोल सकते हो, पर अपने सिलेबस में इतना ही दे रखा है ना।
इधर देखो, अच्छा बाद में लिखना, अब समझ समझ के लिखना, ठीक है। इधर देखो, अब केस 2 है ना, इसको बाद में लिखेंगे अपन, इसको समझ लो एक बार, ये समझ में आ गया ना पूरा अच्छे से। अच्छा केस 2 देखते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का मतलब क्या होता है, देखो अगर इसका मुंह है उधर तो इसका होगा, समझ रहे हो ना किधर, तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ की कंडीशन क्या हो जाएगी, ए इंटरेक्शन किसके बराबर है, बीबी इंटरेक्शन के बराबर है, और बनने वाले सोल्यूशन के इंटरेक्शन जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब ए बी इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू बीबी एंड, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं अपन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, लाइन लिखी हुई है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो ज्यादा कौन सी वैल्यू होगी, कैलकुलेटेड या ऑब्जर्व्ड, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका इधर है तो उसका तो बट नेचुरल सी बात है उधर ही होगा, है ना, पर मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे रटो आप। अगर बात करें नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ से कोई वैल्यू आ रही है, और रॉल्स लॉ से जो वैल्यू निकल कर आती है वो कॉपी पेन की मदद से आती है, मतलब एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ ऊपर या नीचे, अगर ये है कैलकुलेटेड तो ये होगी ऑब्जर्व्ड, बात समझ में आ रही है, तो ऑब्जर्व्ड क्या है, कम, कैलकुलेटेड है ज्यादा, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अब आगे देखो, डेल्टा वी की बात करें, डेल्टा वी की, तो मुझे दिखाई दे रहा है बनने वाले सोल्यूशन के इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा, ए ए बी बी ए बी, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम, कम माइनस ज्यादा करोगे नेगेटिव या पॉजिटिव, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को, ठीक है। अच्छा डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करते हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ ए एंड बी, क्या होगा देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, इनिशियल इंटरेक्शन क्या है, कम, अगर इनिशियल इंटरेक्शन है कम तो इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी देनी पड़ेगी कम, ये बात समझ में आ रही है, तो एनर्जी दी है कम, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बनने वाले सोल्यूशन के इंटरेक्शन ज्यादा है, बनने वाले सोल्यूशन के अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं ये स्टेबल या अनस्टेबल, अगर स्टेबल है तो स्टेबल सिस्टम की एनर्जी होती है कम, तो रिलीज करेगा, तो रिलीज हुई ज्यादा दी है कम, रिलीज हुई ज्यादा दी है कम, एंडो या एक्सो, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, ये बात समझ में आ रही है। सोल्यूशन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को, कॉपी करो इसको। अच्छा सुनो ना, इधर देखो एक मिनट, एक मिनट इधर देखो, मैथ्स आती है, हल्की फुल्की पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है आपका और मैथ्स का नाता जो है बिल्कुल सन्नाटा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो साइन होता है ये ग्रेटर होता है या लेसर होता है, कुछ भी हो सकता है, ये कह रहे हो आप, अच्छा ये क्या है, ये कुछ भी हो सकता है आप कह रहे हो, आप ही कह रहे हो कुछ भी हो सकता है ये,
कुछ भी हो सकता है, आप ही कह रहे हो, मैंने थोड़ी ना बोला। ये हमेशा ग्रेटर देन का होता है। मैं आपके डिसीजन मेकिंग पावर की जो है ना बिल्कुल दाद देता हूं। आपने अच्छा हो मैथ्स नहीं ली। ये कुछ भी होता है और ये भी बहुत कुछ होता है। वाह, अच्छा हुआ आपने बायो ली। बिल्कुल सही कह रहा हूं। अभी वो जो मैथमेटिशियंस है ना, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका मुझे अभी भी फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है आपके डिसीजन के कारण। वरना तो आप पता नहीं क्या कर देते उनके थ्योरमों का, है ना। अच्छा आगे सुनो, ये क्या होता है, ग्रेटर होता है, ये क्या होता है, लेसर होता है ना। कभी ऐसे भूल जाओ तो ऐसे लिख कर देख लेना और पढ़ के देख लेना क्या मैं सही बोल रहा हूं, है ना। गलत बोल रहा हूं, मतलब गलत बोल रहा हूं तो जो माना है वो बिल्कुल गलत माना है। इसको कैसे रीड करूंगा, 4 इज ग्रेटर देन 3, बिल्कुल सही बोला है, मतलब ये ग्रेटर होता है और ये लेसर होता है। ये बात समझ में आ रही है। अब भेजे में घुस रहा है नहीं घुस रहा, कुछ नहीं घुस रहा, घुस रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, एक होता है ग्रेटर, एक होता है लेसर। ग्रेटर किसको असाइन करूं, पॉजिटिव को या नेगेटिव को? ग्रेटर पॉजिटिव को असाइन करते हैं। ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ग्रेटर 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 ग्रेटर। ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, लेसर 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 लेसर। ये दोनों तो सेम ही होते हैं। ये बात समझ में आ रही है। और आइडियल की बात करूं तो बराबर जीरो, वो तो बराबर ही होता है और सबके ही बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। थ्योरी समझ में आई, थ्योरी तो समझ में आ गई, है ना। और याद करो कि याद भी हो चुका है, याद हुई नहीं हुई। आइडियल में बराबर करना है, पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर, नेगेटिव डेविएशन में लेसर, खत्म। ये बात समझ में आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी और सीरियसली बता रहा हूँ बहुत हार्ड थी। समझ में आई नहीं आई? आ गई ना समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक काम करो, पेज नंबर 90 खोलो। बाद में लिखना है, सब कचरा है। जो नहीं लाए बहुत अच्छी बात है, पर जो लाए हैं वो खोलो और पेज नंबर 90 देखो। पेज नंबर 90, मॉड्यूल का पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 की बात करें तो आप देखो, ऊपर ऊपर आपको एग्जाम्पल दिखाई देंगे आइडियल सोल्यूशन के, दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आओ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ नजर आएगा, आ रहा है क्या? दूसरे पेज पे आओ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ नजर आएगा। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ के एग्जाम्पल नजर आएंगे। 90 पर आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल नजर आएंगे और नीचे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ के एग्जाम्पल नजर आएंगे। ये सारे एग्जाम्पल याद करना है, मजाक नहीं कर रहा हूं, याद करना ही है ना। और आता है क्वेश्चन, बिल्कुल आता है, डेफिनेटली आता है। 2019 में एग्जाम्पल ही पूछा था, 2019 में एग्जाम्पल ही पूछा था। आता है, ये याद करने पड़ेंगे, हो जाएंगे याद। नहीं, क्या कह रहे हो? 20 में? मैंने कब पढ़ाया था? 19-20, हाँ 20 में आया होगा। मैंने 19 में पढ़ाया था ना, 19 में पढ़ाऊंगा तो 20 में आएगा। हाँ, जैसे कि आपको मैं 22 में पढ़ा रहा हूँ ना, 23 में आए। हाँ, वो मुझे याद है, मतलब मेरे को याद है कब मैंने पढ़ाया था। हाँ, उस साल एलन की रैंक भी आई थी 1, फर्स्ट रैंक आई थी, तो मेरे को इसलिए याद है। कुछ नहीं। हाँ, तो ये एग्जाम्पल याद करना है, याद हो जाएंगे। बोल बोल के याद कर सकते हैं अपन, है ना, बोल बोल के अपन याद कर सकते हैं, हो जाएंगे क्या? अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी सी मैं हेल्प करता हूं आपकी, थोड़ी सी आप अपनी हेल्प करना। आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे, पोलैरिटी सिमिलर होगी, वही होंगे आइडियल सोल्यूशन। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। बात समझ में आ रही है? बेंजीन, टॉलिन, CCl4, SiCl4, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सिमिलर है, पोलैरिटी सिमिलर है, आइडियल का एग्जांपल, तो ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर अपन बात करें तो पॉजिटिव के एग्जांपल याद कर लो, उसके अलावा सारे कौन से होंगे? नेगेटिव के। अब पॉजिटिव याद हो जाएंगे या ये भी नहीं होंगे? हो जाएंगे ये।
ये भी करवाऊं? अच्छा, वो बड़ी बात याद है आपको? वाह, कि सर आपने ही तो बोला था सब कुछ मैं ही याद कराऊंगा। ठीक है, लिखो, देखते रहना पहले। CCl4 जहां भी नजर आएगा पॉजिटिव डेविएशन, देख लो एक बार, चेक करते रहो। CHCl3 जहां भी नजर आएगा नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। एनिलीन जहां नजर आएगा नेगेटिव डेविएशन। इसमें आपके एनसीईआरटी के भी अलग एग्जाम्पल है जो इसमें मेंशन नहीं है, पर वो इसमें कवर हो रहे हैं। एसीटोन जहां भी नजर आएगा पॉजिटिव डेविएशन। एसिड की बात करें, मुझे एक बात बताओ, एसिड कैसा इफेक्ट देता है? एसिड जला के राख कर देता है। हाँ, पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है? नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। अल्कोहल, पता है ना कैमरा चल रहा है, ये वीडियो आप लोगों की घर पे जाएगी आपके मम्मी पापा के पास। अल्कोहल क्या देता है? अभी पॉजिटिव बोल रहे, देखो कितने नकटे हो। सुनना ध्यान से। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, जितना भी दुख, दर्द, घृणा, परेशानी सारी बाहर निकल कर आती है, निकल कर आती है ना? हाँ, निकल कर आती है, नहीं आती है? तो अब आप मुझे बताओ, जितनी भी नेगेटिविटी है सारी बाहर आ रही है, तो बॉडी क्या फील करेगी? ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? सभी को देख लो, चेक कर लो। ऑलमोस्ट 99% सारे एग्जाम्पल हो गए, और आपके एनसीईआरटी में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो भी कवर हो गए, सारे कवर हो गए। फटाफट लिखो इसको, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। अच्छा, एक और चीज सुनो, प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे पहले देखेंगे CCl4 को, अगर CCl4 नजर आ रहा है पॉजिटिव मार देना और छोड़ देना क्वेश्चन को, फिर मतलब आगे बढ़ जाना। पर सपोज करो CCl4 भी नजर आया, CHCl3 भी नजर आया, आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव डेविएशन। प्रायोरिटी इसको देंगे, एक एग्जांपल दे रखा है CCl4 CHCl3 का, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। तो जब भी आपको पहचानने को बोले तो सबसे पहले देखो CCl4 नहीं दिख रहा, नेक्स्ट देखो, नहीं दिख रहा, नेक्स्ट देखो, नहीं दिख रहा, नेक्स्ट देखो, ऐसे प्रायोरिटी वाइज देखो, इसलिए मैंने लिखा है प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, फटाफट कॉपी करो इसको, फटाफट, फटाफट कॉपी करो। मैं डाल दूं? ये तो लिख लिया होगा। अच्छा, याद हो गया तो फिर लिखने की क्या जरूरत पड़ रही है? अच्छा, ये तो याद कर लोगे ना यार, ये तो याद हो जाएगा, इतना तो कर लो। और ये नहीं कर सकते फिर छोड़ दो, छोड़ दो। ग्राफ देखेंगे अपन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में।
अच्छा इधर देखो, ये ग्राफ कहीं देखा था अपन ने, कहां पर देखा था? रॉल्स लॉ केस 1 में देखा था, रॉल्स लॉ में देखा था और केस 1 में देखा था। अगर यहां पर रॉल्स लॉ एप्लीकेबल है, ये ग्राफ किसका हुआ? आइडियल का, नॉन आइडियल का? आइडियल का ग्राफ हुआ ये, ठीक है। और याद करो वहां पर जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, और मैंने माना था कि ए की वोलेटिलिटी ज्यादा है, और यहां पर मैं मान रहा हूं बी की वोलेटिलिटी ज्यादा है, ताकि आप दोनों कर्व देख सको कि जब ए की ज्यादा होगी तो कैसा बनेगा, बी की ज्यादा होगी तो कैसा बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब अपन को ग्राफ किसका बनाना है? नॉन आइडियल का बनाना है। नॉन आइडियल दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब अगर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ की बात करूं, तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का मतलब क्या होता है? रॉल्स लॉ से जो वैल्यू आ रही है उससे ज्यादा वैल्यू, रॉल्स लॉ से जो वेपर प्रेशर आ रहा है उससे ज्यादा वेपर प्रेशर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझने की है कि जो रॉल्स लॉ अपन लगाते हैं वो कहां पर अप्लाई करते हैं? सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई करते हैं। प्योर सब्सटेंस के लिए तो अपन अप्लाई करते ही नहीं है, प्योर लिक्विड के लिए तो अपन अप्लाई करते ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूं रॉल्स लॉ अपन अप्लाई करते हैं वो सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई करते हैं, और ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, क्या ये सॉल्यूशन वाले पॉइंट्स हैं? ये प्योर कंपोनेंट के पॉइंट है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन मौजूद है? बी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन मौजूद है? ए। पर अगर इन दोनों लाइन के बीच की बात करूं तो सोल्यूशन मौजूद है। और यहां पर क्या अप्लाई करते हैं अपन? रॉल्स लॉ। मतलब अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाऊं या नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनाऊं या आइडियल का ग्राफ बनाऊं, ये एंड पॉइंट्स जो हैं ये फिक्स ही रहेंगे। कर्व शुरू और खत्म इन पॉइंट्स पर ही होगा, बीच में मुझे डेविएशन नजर आएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ की। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ की बात करूं तो मान लो इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ए का वेपर प्रेशर कितना है? इतना। वेपर प्रेशर यहां पर है, तो इस पॉइंट पर ए का वेपर प्रेशर कितना है? इतना। ये किसकी मदद से आया? रॉल्स लॉ की मदद से। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का मतलब क्या होगा? रॉल्स लॉ से जो वैल्यू आ रही है उससे ज्यादा, मतलब ये पॉइंट का होगा ऊपर होगा। ऐसे ही सारे पॉइंट का होंगे ऊपर होंगे, शुरू यहीं से होगा खत्म वहीं पर होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कर्व कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर भी कर्व कुछ ऐसा बनेगा। और ये क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाली लाइन। इतना प्लस उतना करते थे, इतना, है ना? तो अब अगर ये इतना, ये है उतना, तो इतना प्लस उतना करूंगा तो ऊपर पहुंच जाएगा कर्व। ये बात समझ में आ रही है? तो टोटल वेपर प्रेशर वाला कर्व भी ऊपर जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ की बात करें, तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का मतलब क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का मतलब होगा रॉल्स लॉ से जो वैल्यू आ रही है उससे कम वैल्यू। बात समझ में आ रही है? सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। मतलब कर्व कुछ होगा ऐसे, ये होगा, समझ रहे हो ना कैसे? तो टोटल का होगा ऐसे। बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको। यहां पर जो काली नजर आ रही है वो है आइडियल की, नीली जो नजर आ रही है वो है पॉजिटिव डेविएशन, और जो लाली नजर आ रही है वो है नेगेटिव डेविएशन। और नीली और लाली को मिलाने वाली जो हरियाली है वो बता रही है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। बना लिया? क्वेश्चन लिखेंगे। मैं अपने आप को बोल रहा था, बना लिया, क्वेश्चन लिखेंगे। देखो ऑनलाइन में
ये आपको लाली और नीली नहीं दिख रहा है, ये जो नीचे वाला जो कर्व है 1 2 और 3, ये क्या है? लाली है। ये जो ऊपर वाले कर्व हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन के जो ऊपर वाले जो कर्व्ड कर्व्स हैं, कर्व्ड लाइंस हैं, ये क्या है? नीली है। ब्लू बता रहा है पॉजिटिव डेविएशन, रेड बता रहा है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। बोलू? बोलू? क्वेश्चन लिखेंगे। ऑन मिक्सिंग, ऑन मिक्सिंग क्वेश्चन लिखना है। फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट फटाफट। On mixing 10 ml of HNO3, on mixing 10 ml of HNO3, HNO3 क्या होता है? एसिड तो मुझे भी पता है, एसिड ही होता है। With 40 ml of chloroform, with 40 ml of chloroform, the total volume of the solution is, the total volume of the solution is, the total volume of the solution is, पहला ऑप्शन इक्वल टू 50, दूसरा ऑप्शन ग्रेटर देन 50, तीसरा ऑप्शन लेस देन 50, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है। लेस देन 50? अच्छा, ये कैसे निकाला? सबसे पहले देखोगे CCl4 दिख रहा है क्या? नहीं। CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, दिख गया, नेगेटिव डेविएशन। मतलब मैं कह सकता हूं जो सोल्यूशन है वो क्या दिखा रहा है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। मतलब कह सकता हूं डेल्टा वी मिक्सचर इज लेस देन 0। डेल्टा वी क्या हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम लेस देन 0। फाइनल वॉल्यूम के बारे में पता लगाना है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है? 10 ml HNO3, 40 ml क्लोरोफॉर्म, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 50। तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा लेस देन 50 ml। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। हेडिंग डालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आएगा टेस्ट में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक बोला था मैंने। हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा इधर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? ये टॉपिक जैसे ही खत्म होगा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बचेंगे, छोटे छोटे, है ना? वो एक लेक्चर में सारे वाइंड अप हो जाएंगे। ये कितने लेक्चर का लगेगा? इसमें लगेंगे 4 लेक्चर। चलो बैठो, इधर देखो। अब लूंगा ना संडे को क्लास? आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं छोड़ दूंगा आपको?
क्या टेस्ट है? अब ऐसे क्यों समझते हो कि जो आपको पढ़ा रहे हो पागल है? स्लॉट खुलेगा 9 बजे, रात को 11 बजे बंद होगा। 14 घंटे का स्लॉट है, 1 घंटे का टेस्ट है। कभी भी बैठ जाना। अच्छा इधर देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन और प्रैक्टिस टेस्ट है ये। मेन टेस्ट देख लेना, देखता हूं कितने नंबर लाते हो, है ना। अच्छा, अगर बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन की, ध्यान से सुनना इसको, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो इस लाइन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है जिनका नाम क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किन सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होती है? डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें अपन बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए एप्लीकेबल रहती है? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल रहती है। ठीक है, अब अगर मैं इस वर्ड की बात करूं कॉलिगेटिव, ये कॉलिगेटिव वर्ड कहां से आया है? कोलगेट से नहीं आया है, लैटिन से आया है। लैटिन वर्ड है को प्लस लिगेयर। लैटिन के भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, को प्लस लिगेयर। को का मतलब है टुगेदर और लिगेयर का मतलब है टू बाइंड। टुगेदर टू बाइंड। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी किनके लिए एप्लीकेबल होती है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होती है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कैसा होना चाहिए? जिसमें सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? जिसमें सॉल्यूट क्या हो? सॉलिड, सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड। अब एक बात मुझे बता दो, अगर सॉल्यूट सॉलिड है तो इसका नेचर क्या होगा? वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल? नॉन वोलेटाइल होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो इसका नेचर क्या होगा? वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल होगा। तो एक बात और बता दो, केस 1 ऑफ रॉल्स लॉ या केस 2 ऑफ रॉल्स लॉ? याद करो, मैंने आपको बताया था केस 2 ढंग से समझ लेना, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। किसके लिए एप्लीकेबल रहती है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल रहती है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कैसा होना चाहिए? जिसमें सॉल्यूट क्या हो? सॉलिड नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड वोलेटाइल। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अभी अपन ने देख लिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहां पर अपन अप्लाई करते हैं। ठीक है, किन सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होती है। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर और आइडेंटिटी पर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर और आइडेंटिटी पर। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस बात पे डिपेंड कर रही है? रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। किस बात पे नहीं डिपेंड कर रही है? सॉल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड नहीं कर रही है और आइडेंटिटी पे भी डिपेंड नहीं कर रही है। लिखना पॉइंट। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, डेफिनेशन लिख लो, फिर ये लिख लेना। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon, which depends upon, properties of solution which depends upon relative number of solute particles, relative number of solute particles, properties of solution which depends upon relative number of solute particles but does not depend on, but does not depend on, but does not depend on nature and identity of solute particle, but does not depend on nature and identity of solute particle, but does not depend on nature
and identity of solute particle are known as colligative properties. Are known as colligative properties. Are known as colligative properties. ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर और आइडेंटिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन एग्जांपल से समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैंने दो सॉल्यूशन लिए, एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। सॉल्यूट के मोल है 5 और सॉल्वेंट के मोल है 100। ठीक है, सॉल्यूट के मोल कितने हैं? 5, सॉल्वेंट के कितने हैं? 100। दूसरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल है 6 और सॉल्वेंट के मोल हैं 200। सॉल्यूट के मोल कितने हैं? 6 और सॉल्वेंट के मोल कितने हैं? 200। तो मुझे एक बात बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहां पर ज्यादा ऑब्जर्व होगी? कहां पर मिलेगी ज्यादा? सेकंड में मिलेगी, फर्स्ट में मिलेगी। सुनना ध्यान से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती है, रिलेटिव नंबर पे डिपेंड करती है। और रिलेटिव नंबर अगर मुझे निकालना है सॉल्यूट का, तो मैं बोलूंगा NB अपॉन Na। ये बात समझ में आ रही है? अब NB अपॉन Na करूंगा तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 100 और ये आ जाएगा 6 अपॉन 200, मतलब 3 अपॉन 100। तो रिलेटिव नंबर की बात करूं तो रिलेटिव नंबर ज्यादा कहां नजर आ रहा है? सॉल्यूशन 1 में। तो मैं कह सकता हूं मोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व्ड। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती है, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ये बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल देखते हैं। दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट मैंने कितना लिया? 1 मोल ग्लूकोज और सॉल्वेंट कितना लिया? 100 मोल। अब मुझे बताओ ग्लूकोज का मास कितना होता है? 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 180। तो इसका मास कितना है? 180 ग्राम है। सॉल्यूट का मास कितना है? 180। अच्छा, दूसरे सॉल्यूशन में मैंने लिया 1 मोल यूरिया, इसका मास कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। और सॉल्वेंट भी मैंने यहां पर कितना ले लिया? 100 मोल ले लिया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहां पर मिलेगी ज्यादा? 1 या 2? सेम मिलेगी, सेम मिलेगी। नेचर और आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। बावला बना रहा था मैं आपको मास पूछकर। बात समझ में आ रही है? सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो रिलेटिव नंबर पे डिपेंड करे, ना कि उनके नेचर और आइडेंटिटी पर। तो मैं यहां पर कह सकता हूं सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व्ड। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे बस एक पॉइंट का जवाब दे दो, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बारे में, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने। इट टेल्स अस अबाउट द रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ये जो आप बोल रहे हो ना, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म है। ये बात समझ में आ रही है? तो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? कंसंट्रेशन टर्म। मतलब मैं कह सकता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर ज्यादा ऑब्जर्व करनी है तो रिलेटिव नंबर ज्यादा होना चाहिए, और रिलेटिव नंबर ज्यादा होना चाहिए मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। या वाइस वर्सा बोल सकता हूं, जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा ज्यादा, वहां पर रिलेटिव नंबर भी होगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ऑब्टेन होगी ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और ये भी लिख सकता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बोलूं या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलूं, एक ही बात है। क्योंकि जब भी अपन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं तब अपन बात किसकी करते हैं? सॉल्यूट के
रिलेटिव पार्टिकल की बात करते हैं, रिलेटिव अमाउंट की बात करते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्लास से अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। कुल मिलाकर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, एक एक करके सबको देखेंगे। आपका होमवर्क क्या है, आप आइडियल सॉल्यूशन के क्वेश्चन बना लेना। एजियोट्रोपिक मिक्सचर के मत बनाना, सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के बनाना। थैंक यू।